हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद आपको सीधा मंथली मैगजीन मिलती है। अब बीच में बहुत सारा गैप होने की वजह से आप टॉपिक्स को ठीक से रिवाइज नहीं कर पाते एंड डेली बेसिस पे अपने सब्जेक्ट के साथ टॉपिक को रिलेट करने में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ वीकली बेसिस पे, यानी हफ्ते में एक बार, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने आऊंगा। यहां पे एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। ये एक्सप्लेन करूंगा कौन से सब थीम्स के साथ वो टॉपिक आपका रिलेट होता है एंड किस तरह का क्वेश्चन आप उस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उसको भी यहां पे समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं आज की। एंड आज का पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हेवी मेटल। अब देखिए, अगर इस टॉपिक की बात करें, इसे आप पोल्यूशन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। पोल्यूशन में जहां पे हम वाटर पोल्यूशन के बारे में रीड करते हैं, इसके बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, उस टॉपिक से आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पिछले 10 सालों के अंदर, दो टाइप के पोल्यूशन के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं। एक आपका एयर पोल्यूशन के ऊपर एंड दूसरा आपका वाटर पोल्यूशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सब थीम आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई तमिलनाडु में, और इसकी रिपोर्ट में यह पाया गया जो कावेरी रिवर है, उस कावेरी रिवर के अंदर हमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटली वहां पर नहीं होने चाहिए थे। इनकी प्रेजेंस से कहीं ना कहीं वो इक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है। अब यहां पे हैवी मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मेटालिक कंपोनेंट्स या केमिकल्स जो हाई डेंसिटी के हो एंड हाई टॉक्सिसिटी के हो, इसकी प्रेजेंस से ह्यूमन हेल्थ एंड जो एनिमल हेल्थ है, इनके ऊपर नेगेटिव असर पड़े। तो मतलब वैसे तो ये चाहे लो कंसंट्रेशन में आपको किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिल रहे हो, बट इनकी प्रेजेंस से कहीं ना कहीं ये डैमेज करेंगे इन्वायरमेंट को भी एंड ह्यूमन लाइफ फॉर्म को भी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे रिसर्चर्स को कावेरी रिवर के अंदर मर्कुरी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड थेलियम जैसे कई हेवी केमिकल्स देखने को मिले। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत यहां पे कंसंट्रेशन में हमें कॉपर, जिंक और सेलेनियम जैसे केमिकल्स भी देखने को मिले। अब देखिए, इनका नुकसान क्या है? अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट है बायो अक्यूमुलेशन का। व्हाट इज बायो अक्यूमुलेशन? अब इसे आप यूनिट 1 से जोड़ सकते हैं। यूनिट 1 में एक टॉपिक आता है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल के जस्ट इमीडिएटली बाद वहां पे आपको बायो अक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन समझाया जाता है। तो जब एक केमिकल की कंसंट्रेशन, एक केमिकल की कंसंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज करती है, इसी को बायो अक्यूमुलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैंने अपने खेत के अंदर वीट उगाई। अब मैं बार बार यहां पर केमिकल स्प्रे कर रहा हूं जिसमें यूरिया आ जाता है, जिसमें आप लाइक कई सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो और इवन वीडिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये केमिकल रूट्स के थ्रू कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर एंटर करेगा और इनकी कंसंट्रेशन वीट के अंदर, ग्रेन्स के अंदर इंक्रीज होने लगेगी। तो इस फिनोमिना को आप बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। अब बायो अक्यूमुलेशन एक ट्रॉफिक लेवल में होती है, बट जब ये ट्रांसमिट होता है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। मतलब जब आपका एक केमिकल
एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में शिफ्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, इसे बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। एंड ये काफी खतरनाक है क्योंकि यहां पे आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज देखने को मिलता है केमिकल की कंसंट्रेशन में। लेट्स से अगर पहले लेवल पे जब बायो अक्यूमुलेशन हो रहा था तो ये 10 ग्राम था, तो जैसे ही बायो मैग्निफिकेशन होगा तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज अगर आपके केमिकल की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है एंड वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, मींस ह्यूमन बींग्स या सेल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पे इसी चीज के बारे में कहा गया है कि जनरली अगर हम बात करें, बायो अक्यूमुलेशन की टेंडेंसी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। बायो अक्यूमुलेशन जो होगा, इससे फिशेस और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि इनमें बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगी। अब बायो मैग्निफिकेशन कैसे होगी? जनरली ये जो आपके केमिकल्स हैं ये अब्सॉर्ब किए जाएंगे आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स के द्वारा। इन प्लांट से ये फिशेस में आएंगे एंड फिशेस से ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जनरली अगर हम बात करें तो जैसे मर्करी है, तो मर्करी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और किडनी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। मिनेमाटा कन्वेंशन इसी से डील करता है आपका। देन लेड कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको असर करता है। इसी तरह से कैडमियम की बात करें तो ये बोन्स को डैमेज करता है, किडनी की डिसफंक्शनिंग को प्रमोट करता है। एंड आर्सेनिक की बात करें तो स्किन रिलेटेड डिजीज, कैंसर एंड इवन डेवलपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। तो इनमें से जितने भी यहां पर केमिकल्स बताए गए हैं ये टॉक्सिक नेचर के हैं। वैसे तो नेचुरली भी ये कई सोर्सेज से आते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से आ सकते हैं, इरोजन से आ सकते हैं, बट अभी के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और एग्रीकल्चर रन ऑफ के साथ हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मींस लेट्स से अगर हम इन केमिकल्स की बात करें, नो डाउट दे कैन एंटर इनटू एटमॉस्फेयर और वाटर बॉडी थ्रू नेचुरल प्रोसेस, चाहे वो इरोजन का हो, जैसे सरफेस रन ऑफ जो आता है आपका बारिशों के समय पे, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद लेके आता है, तो वहां से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो स्लो प्रॉब्लम है। इवन आपकी जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है वहां से भी ऐसे कई केमिकल निकलते हैं, बट अगेन वो भी एक स्लो प्रोसेस है, बहुत कम कंसंट्रेशन में आता है। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो जिसकी वजह से सरफेस रन ऑफ इंक्रीज होता है, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो, अर्बन लोकल बॉडीज का वेस्ट हो, ये सभी आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है हेवी टॉक्सिक मटेरियल्स की, मिनरल्स की, इसको इंक्रीज करता है। तो इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहां पे यही कहा गया है कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग वेस्ट और इम्प्रॉपर जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज ऑफ है एंड इवन एग्रीकल्चर का रन ऑफ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जहां जहां आपको कावेरी रिवर के आसपास अर्बन हॉटस्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं या इंडस्ट्रियल जोन्स देखने को मिल रहे हैं या जहां पे अनट्रीटेड सीवरेज डिस्चार्ज देखने को मिला है, वहां पर आपको कंटैमिनेशन ज्यादा देखने को मिला है। जैसे इरोड वाले एरिया में आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिली है। एंड ऐसे ही आपको देखने को मिलता है कि भाई जब ये पोल्यूटेंट आपके इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर नेगेटिव असर डालेंगे एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारे लिए काफी बड़ी हो जाती है। तो यहां पे आपको इसके बारे में पढ़ना था। नाउ एक होमवर्क मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, क्योंकि हम यहां पे जो रिवर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कावेरी रिवर। तो आपको कावेरी रिवर के ओरिजिन के बारे में बताना है कि भाई वेस्टर्न घाट में कौन सी माउंटेन से ये ओरिजिन करती है, कौन कौन सी स्टेट से, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कौन कौन सी स्टेट से ये होके निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें कहां कहां आपको देखने को मिलती है, मींस लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, जैसे लक्ष्मण तीर्था, स्वर्णवती, हेमावती, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नोएल हो गई। अब आपने इसमें से ये बताना है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। बताने को मैं भी बता सकता था, बट थोड़ा आप भी एफर्ट डालेंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में बना रहेगा। मेक श्योर आप इसको भी पूरा करें, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो यूपीएससी ने रिवर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एक बार यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया आपके कावेरी बेसिन में लोकेटेड है, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए थे। तो मेक श्योर इस चीजों के लिए आप तैयार रहें, इस वजह से मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल, अमिशन गैप रिपोर्ट। देखिए अमिशन गैप रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज की आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इस रिपोर्ट में एक बात साफ साफ कही गई है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो आपने गोल दिए थे वो इनसफिशिएंट है। मतलब अगर आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपने उस समय कमिटमेंट की थी, आप उसको फुलफिल भी करते हो, तो भी आप 17% के आसपास ही कार्बन को रोक पाएंगे, मतलब कार्बन एमिशन रिड्यूस कर पाएंगे। और जो वक्त का तकाजा है, रिक्वायरमेंट है, दैट इज अराउंड 50 टू 55% हमें कार्बन एमिशन बाय 2035 रिड्यूस करना होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपने गोल यानी जहां पे वर्ल्ड का यानी ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम इंक्रीज ना होने दें। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, तो आपको अपने एमिशंस में 55% तक कट करना होगा। बट अभी जो आपकी कमिटमेंट है वो पूरी नहीं बैठ रही है। मतलब अगर इस के हिसाब से हम चलते हैं तो बाय एंड ऑफ द सेंचुरी जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है दैट विल बी समवेयर 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आपको इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड ये एनवायरनमेंट का पॉजिटिव फीडबैक साइकिल को भी कहीं ना कहीं ऑन कर देगा, ट्रिगर कर देगा। एग्जांपल देता हूं कैसे। देखो यहां पे अगर आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो पोलर रीजन्स और हिमालयाज में जो आपके ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर आपके मेल्ट कर जाएंगे, और इनकी मेल्टिंग से कहीं ना कहीं मिथेन जैसी मिथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस अमिट होंगी। अब ये आपके टेम्परेचर को फर्दर पुश करेंगी, एंड जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, और इन एरिया में पोलर आइस और तेजी से मेल्ट करेगी। जितनी तेजी से मेल्ट करेगी उतनी ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन जैसी गैसेस को रिलीज करेंगी, और इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, जहां पर आप क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज होगी? जनरली अगर एक पोलर एरिया में एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है, तो वो काफी सालों तक डीकंपोज नहीं करते, तो वहां पे जो डीकंपोजिशन रेट है वो स्लो है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन वहां पर कम देखने को मिलता है। बट अगर टेम्परेचर वहां पे राइज करेगा, यानी वहां पे आपकी डीकंपोजिशन रेट इंक्रीज करेगा, डीकंपोजिशन रेट जैसे ही इंक्रीज करेगा, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी वहां पे ट्रिगर होगा, एंड ये आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप के अंदर आता है। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। अगर ये 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया के अंदर जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होंगे इन्वायरमेंट को, उसको रोकने में नाकामयाब रहेंगे। अब यहां पे कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया। डाटा ये कहता है कि भाई जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 2.3% से राइज किया है। मतलब अभी कितना हो गया? 5.7 57.7 गीगाटन। तो मतलब ये अभी हम कह रहे हैं कि हम कम करेंगे, बट यहां पर तो अभी भी कार्बन एमिशन और तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कहते हैं कि इंडिया, चाइना, इन्होंने हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज को रिकॉर्ड किया है। ऑल्दो इंडिया का पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस एमिशन है, यानी हर इंसान जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, वो अभी भी ग्लोबल एवरेज से कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी भी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में अभी भी हर घर के अंदर एसी नहीं है, हर घर के अंदर व्हीकल्स नहीं है, तो इस वजह से पर कैपिटा कंजम्पशन आपका कम है। ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। मेक श्योर आपको ये पता हो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है, या इसकी फाइंडिंग्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। मेक श्योर एक स्टेटमेंट हो सकता है कि आपकी यूएनडीपी इसको पब्लिश करती है, एक स्टेटमेंट हो सकती है कि इसमें लाइक इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो इंक्रीज हुआ है, पिछले साल एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वो। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं।
चलिए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, दैट इज हाई सी ट्रीटी। अब देखिए हाई सी ट्रीटी क्या है और किस तरह से आप इसे समझे। लेट्स से ये इंडिया का कोस्टल पार्ट है। अब इससे 200 नॉटिकल माइल के आसपास का एरिया ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इसके बियॉन्ड ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है पूरा इंडियन ओशन का, इसे आप हाई सी कहते हैं। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 71% एरिया आपका कवर्ड है वाटर के थ्रू। अब इसमें से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन निकाल दें तो अप्रोक्सीमेटली 10% निकाल देते हैं हम, तो 61 से 65% के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो एरिया है वो हाई सी के अंडर आता है। अब इस हाई सी के अंदर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, बट इसके लिए कोई कंक्रीट एफर्ट्स नहीं लिए गए थे। कुछ टिट एंड बिट्स में कुछ एक्टिविटीज की गई थी, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से अभी हमारा फोकस ये है कि कैसे हम इसे प्रिजर्व करें। तो हुआ ये कि यहां पे हाई सी ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई 2004 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला कि पिछले 2024 में, पिछले से पिछले साल हमें एक कन्वेंशन देखने को मिला, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन कन्वेंशन, या जिसे आप हाई सी ट्रीटी भी कह देते। इसमें हम हाई सी वाले एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे। अब बात यह थी कि ये फोर्स में तब आता आपका जब 60 कंट्रीज इसके लिए रेटिफाई करती, यानी हमने भी इसे साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया। अब 60 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई कर दिया तो आने वाली जनवरी 2026 के अंदर इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। अब यहां पे 4 मेजर फोकस एरियाज है। पहला एरिया जिसके ऊपर हमारा फोकस है दैट इज हमारा यहां पे मेजर फोकस है मरीन जो जेनेटिक रिसोर्स है उसके ऊपर। इसमें हम शेयरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो चाहे या जेनेटिक रिसोर्स की शेयरिंग हो। तो मरीन जेनेटिक रिसोर्स उसे कंजर्व करना है, आपस में इक्विटेबली शेयर करना है। एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बारे में बात हो रही है, फाइनेंसेस यहां पर एलोकेट किए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। उसके साथ साथ हम एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, जहां पे आप ये मान के चलें, लेट्स से एक एरिया हमने आइडेंटिफाई किया सर्वे करने के बाद जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, वो फर्जाइल एरिया है। तो उस एरिया में वी विल ट्राई टू क्रिएट अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। वो कंजर्वेशन के ऊपर भी हमारा फोकस है। लेट्स से आपका कोई भी कोस्टल एरिया में प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है हाई सी एरियाज पे, तो हम यहां पे ये भी प्रैक्टिस रखेंगे कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवानी वहां पे जरूरी होगी उन प्रोजेक्ट्स के केसेस में। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी बात की गई है। ऑल्दो हमने यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी का उसमें देखा है कि कैसे डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं इसके थ्रू। एंड मोर ओवर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग के नाम पे डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ नहीं मिलता है, बट स्टिल इंडिया इसके बारे में अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वेदर वी रेटिफाई दिस और नॉट। तो यहां पे फाइनल एग्रीमेंट मार्च में आ गया था, फॉर्मली इसे 2023 में अडॉप्ट कर लिया गया था, बट सितंबर 2025 में इसको आप ये कह सकते हो कि रेटिफिकेशन जो होनी थी वो हो गई एंड 2026 से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इस ट्रीटी के अंदर मेजर जो फीचर्स हैं मैंने आपको बताए वही है, बट इसका ऑब्जेक्टिव यहां पे क्वाइट क्लियर है कि हम इक्वल बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें डेवलपिंग नेशंस को भी बेनिफिट मिल सके। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करेंगे, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, साइंटिफिक एंड इंडिजिनस नॉलेज को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, आप उससे भी इसे रिलेट कर सकते हैं। अब यहां पे चैलेंजेस मैंने आपको बताए कि भाई कॉमन हेरिटेज कहा गया है, बट प्रॉब्लम यह है कि फ्रीडम ऑफ हाई सी, ऐसे बड़ी बड़ी टर्म्स कॉमन हेरिटेज, फ्रीडम ऑफ हाई सी, बट इसमें कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस कॉमन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किस कंट्री को क्या करना है एंड किसका कितना। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम क्लाइमेट चेंज की समिट में हमेशा ये देखते हैं कि भाई कौन सी डेवलप कंट्री कितना पैसा देगी क्लाइमेट चेंज के अंदर, वो डिफाइंड नहीं है। तो सेम चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलती है।
मोर ओवर बायोपायरेसी एक ऐसी चीज जहां पे आपके जेनेटिक रिसोर्सेज को आपसे बिना पूछे एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो चीज की पॉसिबिलिटी और ज्यादा यहां पे इंक्रीज होगी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्योंकि टेक्निकल एक्सेस नहीं है, रिसर्च उनके यहां पे इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उनको एक्सप्लॉइट करने के चांसेस यहां पे और इंक्रीज हो जाएंगे। मेजर पावर लाइक रशिया, चाइना एंड यूएसए, जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट है मरीन लाइक आप कह सकते हो सेक्टर में, उन्होंने इस कन्वेंशन को अभी तक साइन नहीं किया है। तो ये भी एक इसमें कंसर्न है कि भाई इस कन्वेंशन का आगे फ्यूचर में बनेगा क्या, वो हमें अभी तक क्लियर नहीं है। बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहां पे गोगाबिल लेक की बात करेंगे। ये एक ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, ये बिहार की तीसरी और भारत की 94th रामसर वेटलैंड साइट बनी। अब लेट्स से एक रिवर है, इस रिवर का फ्लो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं मिएंडरिंग कर रही है रिवर। अब रिवर अपने साथ सिल्ट यानी गारा लेके आती है, तो कई बार यहां पर एक्सेसिव गारा डिपॉजिट होने की वजह से रिवर अपने कोर्स को चेंज कर लेती है। एंड लेट्स से ये रिवर अब इस तरह से यहां पे फ्लो करने लगी। अब धीरे धीरे इस एरिया से रिवर आपकी कट ऑफ होगी और ये एक लेक बन के रहेगी। इस लेक को ऑक्सबो लेक कहा जाता है और ये इसी तरह की एक ऑक्सबो लेक है जो गंगा, महानंदा और आपकी कन कनखर जो रिवर है उसके थ्रू बनी है। अब ये आपकी किरथर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उसमें लोकेटेड है। एंड बिहार की ये तीसरी आपकी रामसर साइट बनी है। तो यहां पे ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी था बिहार का। रिच एवियन आपको फौना देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं इस एरिया के ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी ये आपको हेल्प करती है। अब रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में ईरान की सिटी रामसर में ये आपका कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हम वाइस यूज ऑफ वेटलैंड को प्रमोट करते हैं। अब इसमें अगर कोई भी कंट्री रामसर साइट को ज्वाइन करना चाहती है, रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करना चाहती है, तो एटलीस्ट वो एक साइट को डेजिग्नेट करेगी साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इसके बाद वो इस कन्वेंशन का पार्ट बन सकती है। अब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो फ्रजाइल एरिया होते हैं, या तो वहां पे चेंजेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जो ह्यूमन एक्टिविटीज की या नेचुरली अपने डिक्लाइनिंग फेज में है, तो उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। जैसे केओलादियो नेशनल पार्क या आपका लोकटाक लेक है, वो इसी कैटेगरी में आती है। पहले चिल्का लेक भी आती थी, बट अभी चिल्का लेक को इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी इसी का पार्ट है। ओवरऑल ये वाइस यूज ऑफ आपके वेटलैंड्स को प्रमोट करता है। अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के ऊपर भी आपका क्वेश्चन है। रामसर की साइट्स पिछले एक साल में जितनी आई हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हाँ, कन्वेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आज की डिस्कशन में यही 4 मेजर आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। इसमें से ये आपका वेटलैंड जो टॉपिक है, मैं अपने नोट्स में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इसे कवर करता हूं, आप वहां से इसको लिंक कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला टॉपिक है हाई सी ट्रीटी कन्वेंशन, ये भी अगेन आप पोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी दोनों में से किसी भी टॉपिक पे इसको रख सकते हैं। वैसे मैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में इसे कवर करूंगा। देन इसके साथ साथ ये एमिशन गैप रिपोर्ट, ये आप क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं एंड ये आप पोल्यूशन टॉपिक से कर सकते हैं। तो ये आज के डिस्कशन का मुद्दा था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।